हेलो एवरीवन। आज संडे है एंड कल मेरा माइक्रो का सीआई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जिसमें कि स्पॉटेस आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली मेरा कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा पढ़ाई में। आई डोंट नो व्हाई। सो आई थॉट लेट्स मेक अ रिवीजन वीडियो सो दैट कल एग्ज़ाम में जाने के पहले मैं इस वीडियो को सुन सकूँ। सो आई फेल्ट इट माइट हेल्प यू गाइज ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्पॉटर्स। सो ओके लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द स्पॉटर्स जो कि कल एग्ज़ाम में आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली मेरी रिकॉर्ड में जो जो डायग्राम्स दी हुई हैं मैं उन्हें ही रिवाइज करूँगी। सो आई होप एटलीस्ट फॉर माई जूनियर्स इट माइट हेल्प। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। सो द फर्स्ट वन इज़ इनॉक्यूलेटिंग स्ट्रेट वायर। सो ये एकदम स्ट्रेट है एज यू कैन सी एंड जो पॉइंट है वो भी थोड़ी सी ब्लंट है। ओके, सो दिस इज़ मेड अप ऑफ नाइक्रोम रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, नाइक्रोम रेजिस्टेंस वायर का बना होता है एंड इट्स यूजेस कहाँ पे काम आता है? टू पिक इंडिविजुअल कॉलोनीज फॉर मेकिंग स्मीयर्स एंड इनोकुलेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इंडिविजुअल कॉलोनीज़ को स्मीयर बनाने के लिए हमें जब पिक करना होता है ना, तो हम इसका यूज़ करते हैं। जब हम कल्चर करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि कई बार कि हम थोड़ा सा कॉलोनी में से बैक्टीरिया का बैक्टीरियल सेल्स का थोड़ा सा लेके और उसको कोई बायोकेमिकल रिएक्शन में या तो काम होता है या फिर हमें उसका स्मीयर बनाना होता है फॉर ग्राम स्टेनिंग और वॉट एवर रीज़न। तो इसका काम होता है used to pick individual colonies for making smear and inoculation of biochemical reaction, and sterilization is done by flaming. फ्लेम के ऊपर रख के इसको स्टेरिलाइज करते हैं। इतने से पार्ट को ना इसको स्टेरिलाइज करने के लिए इसको फ्लेम के ऊपर डाल देते हैं ताकि ये वाला पार्ट स्टेरिलाइज हो जाए एंड रेड कलर का ये बनता है, तब हमें पता चलता है कि स्टेरिलाइजेशन पूरी हो चुकी है। ओके, सो इनोक्यूलेटिंग स्ट्रेट वायर है जिसमें कि जो कि नाइक्रोम रेजिस्टेंस वायर से बना होता है एंड उसका काम है पिक इंडिविजुअल कॉलोनीज फॉर स्मीयर मेकिंग एंड इनोक्यूलेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पे इसका एक सर्कल बना दिया गया है। तो सेम ही पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट कि ये नाइक्रोम वायर का बना होता है, नाइक्रोम रेजिस्टेंस वायर का बना होता है। 24 SWG साइज़ होती है, ये याद करना पड़ेगा। एंड स्टेरिलाइज्ड बाय फ्लेमिंग, ये दोनों पॉइंट्स तो सेम ही हो गए पुराने वाले से। इसका यूज़ क्या है? यूज़ फॉर इनोकुलेशन ऑफ स्पेसिमेंट्स ऑन टू अ कल्चर मीडिया। इनोकुलेशन ऑफ स्पेसिमेंट्स ऑन टू अ कल्चर मीडिया सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें इनिशियल पॉइंट पे एक सर्कल बना हुआ है एंड ये पूरी की पूरी स्ट्रेट है। सो स्ट्रेट इनोकुलेटिंग स्ट्रेट वायर है, इनोकुलेटिंग लूप है। अब लूप में डबल ओ आता है, सो रिमेंबर कि एक ऐसे ओ साइज़ का बना हुआ है सर्कल पैटर्न। देन वी हैव इनोकुलेशन स्पड। तो ये स्पड जो है वो स्पेशली फंगस के लिए यूज़ होता है, ऐसा हमारी मैम ने बताया था, मुझे याद है। छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने से ईजी हो जाएगा। यूज़ फॉर इनोकुलेशन ऑफ फंगस ऑन टू द कल्चर मीडिया पे इनोकुलेशन करना अगर फंगस का। यहाँ पे हम बैक्टीरियल कॉलोनीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने फंगस की बात करी है। तो इनोकुलेशन स्पड जो है वो फंगस कॉलोनी, इनोकुलेशन ऑफ फंगस इनटू द कल्चर मीडिया में काम आता है। यहाँ पे थोड़ा सा बेंट है, पूरी स्ट्रेट होगी तो क्या बोलेंगे? इनोकुलेटिंग स्ट्रेट वायर। अगर इनिशियल पार्ट पे सर्कुलर मैनर बना हुआ है तो क्या बोलेंगे? इनोकुलेटिंग लूप। अगर ये ऐसे बेंट हो रखी है तो हम इसे बोलेंगे इनोकुलेटिंग स्पड और इनोकुलेशन स्पड। इसका काम क्या है? इनोकुलेशन ऑफ फंगस इनटू द कल्चर मीडिया एंड सेम ही पॉइंट है, नाइक्रोम रेजिस्टेंस वायर का बना होता है एंड स्टेरिलाइजेशन बाय फ्लेमिंग। नेक्स्ट इज टीजिंग निडल। ये भी स्ट्रेट ही है लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंटेड है, वहाँ पे ब्लंट था द फर्स्ट वन। ओके, सो टीजिंग नीडल का काम क्या है? ये होती क्या है? पहले तो अ टेपरिंग नीडल माउंटेड इन अ हैंडल। एक हैंडल में ऐसे एक टेपरिंग नीडल लगी हुई है, पॉइंटेड है। यूज फॉर टीजिंग फंगल ग्रोथ मोल्ड्स फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना फंगल का तो उसको उठाने के लिए हम इस नीडल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वी हैव VDRL स्लाइड। VDRL का फुल फॉर्म क्या है? वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लैबोरेटरी। तो ये ऐसे दिखता है कुछ। आई रिमेंबर इसमें मैंने फर्स्ट ईयर में ब्लड ग्रुपिंग वाली एग्ज़ाम प्रैक्टिकल करी थी। ओके, सो ग्लास स्लाइड ऑफ 75 into 56 into 3 mm with beveled edges having concavities with diameter of each concavity being 16 mm and depth of 1.75 mm. ओके, सो इसका साइज़ कितना होगा? 75 into 56। 75 क्योंकि ये यहाँ पे 4 है, सो ऑब्वियसली ये वाली ज़्यादा होगी। सो दिस इज 75 एंड 56 एंड जो हाइट होगी यानी कि ये कॉर्नर से इसके नीचे वाले कॉर्नर पे दैट वुड बी 3 mm। सो 75 mm
56 mm एंड 3 mm, 75, 56 एंड 3 mm। उसके बाद बेवल्ड एजेस होते हैं एंड कनकेविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट बना सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये लिख सकते हैं कि कनकेविटीज़ की डायमीटर क्या होती है। तो 16 mm डायमीटर होती है, यानी कि ये पूरी जो सर्कल दिख रही है ये 16 mm डायमीटर की होगी। एंड डेप्थ ऑफ 1.75, यानी कि इसकी जो डेप्थ होगी, यानी कि हम जब ऐसे देखेंगे ऊपर से तो इसकी जो डेप्थ होगी दैट वुड बी 1.75 mm। यूज्ड सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। तो एक बार रिवाइज करें, 75, 56 एंड 3 mm, ठीक है। बेवल्ड एजेस होते हैं, कनकेविटी प्रेजेंट होती है, 16 mm डायमीटर होता है एंड 1.75 mm डेप्थ होता है। यूज्ड फॉर सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। नेक्स्ट वी हैव सेड्स फिल्टर। सेड्स फिल्टर, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एस्बेस्टर फिल्टर। ऐसी कुछ फिल्टर जैसी दिख रही है, तो ये है सीड्स फिल्टर। नाउ कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ अ परफोरेटेड मेटल डिस्क विद इन अ मेटल फनल। इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरी पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले ये तो एस्बेस्टर फिल्टर है, ठीक है। एस्बेस्टर फिल्टर है, काइंड ऑफ एस्बेस्टर फिल्टर है, ठीक है। ये जिसके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, परफोरेटेड मेटल डिस्क है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, परफोरेटेड मेटल डिस्क विद इन अ मेटल फनल। एक मेटल फनल होगा, उसमें परफोरेटेड मेटल डिस्क एंड सिलेंड्रिकल कंटेनर है। हैज़ एन इनलेट फॉर फिल्टरिंग फ्लूइड्स एंड एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू स्टेराइल वैक्यूम। सबसे पहले तो ये एक एस्बेस्टर फिल्टर है, टाइप ऑफ एस्बेस्टर फिल्टर है, जिसमें सिलेंड्रिकल कंटेनर, परफोरेटेड मेटालिक डिस्क एंड मेटल फनल होता है। इसके पास एक इनलेट है और एक आउटलेट है। जो इनलेट है वो फिल्टरिंग फ्लूइड में काम आता है। इनलेट इज़ फॉर फिल्टरिंग द फ्लूइड्स एंड आउटलेट इज़ कनेक्टेड टू स्टेराइल वैक्यूम फ्लास्क। इसका काम क्या है? टू ऑब्टेन बैक्टीरियल फ्री वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स। तो ये वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा वाइडल रैक। वाइडल से याद आया, नीट के टाइम पे एनसीईआरटी में पढ़ा था, टाइफॉइड टेस्ट के लिए यूज़ होता है। ओके, कम बैक, नॉस्टैल्जिया हो गया। ओके, सो वाइडल रैक, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये स्मॉल स्मॉल एंड देन ये बिग बिग 4। ओके, सो यूज फॉर ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, दैट इज़ वाइडल टेस्ट। सो वाइडल टेस्ट ही ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है। सो मे बी कुछ ट्यूब्स में एग्लूटिनेशन करवाएंगे एंड चेक करेंगे। सो यहाँ पे ट्यूब स्टैंड है, यहाँ पे ट्यूब डाला जाएगा जिसके अंदर एग्लूटिनेशन टेस्ट होगी। सो वाइडल रैक इज़ यूज फॉर ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, दैट इज़ वाइडल टेस्ट। वाइडल रैक से वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट में क्या होगा, इस ट्यूब स्टैंड में ट्यूब्स रखेंगे जिसके अंदर एग्लूटिनेशन टेस्ट होगी, ऐसे याद रख लो। देन टू डिटेक्ट O and H एंटीबॉडीज टू सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी A एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी B। तो ये O and H एंटीबॉडीज़ है जो कि डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगी सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी A एंड B को, ठीक है। सो दीज आर द एजेंट्स जो कि हमारे टाइफॉइड कॉज करते हैं एंड उनके ऊपर OH एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन के लिए ये एग्लूटिनेशन टेस्ट करा जाएगा, सो दैट हमें पता चले कि टाइफॉइड के कॉजिटिव एजेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो O एग्लूटिनेशन में ग्रैन्युलर क्लम्प्स दिखेंगी एंड H एग्लूटिनेशन में लूज फ्लोक्यूलर क्लम्प्स दिखेंगी। O एग्लूटिनेशन में ग्रैन्युलर क्लम्प्स एंड H एग्लूटिनेशन में लूज फ्लोक्यूलर क्लम्प्स। एक बार रिवाइज करें, यूज फॉर ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट जो कि वाइडल रैक पे होती है। वाइडल टेस्ट ट्यूब्स रखे जाएंगे जिसमें वाइडल टेस्ट होगा, जिसमें एग्लूटिनेशन टेस्ट होगी टू डिटेक्ट O and H एंटीबॉडी। पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या है? सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी A and B, ठीक है। उसके बाद O एग्लूटिनेशन में क्या देखने मिलेगा? ग्रैन्युलर क्लम्प्स एंड H में लूज फ्लोक्यूलर क्लम्प्स, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोपिपेट में। ये तो हमने फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ कर रखा है, सो इसे याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो जल्दी से देखते हैं। एन एसेंशियल लैबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली ट्रांसफरिंग वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड इन द माइक्रोलीटर रेंज। ऑब्वियसली आपने इस पर देखा होगा, माइक्रोलीटर वाली यूनिट लिखी होती है। सो माइक्रोलीटर रेंज में वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड लेने के लिए एंड उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये बहुत ही अच्छी इक्विपमेंट है हमारे पास। फिर सेरोलॉजिकल टेस्ट में होती है, जैसे कि एलिजा में यूज़ होता है वाइडल, और फॉर मॉलिक्यूलर टेस्ट में यूज़ होता है। अब इसमें भी हमें बहुत कम माइक्रोलीटर्स में चाहिए होता है वॉल्यूम, सो वी कैन राइट कि वाइडल टेस्ट में भी होता है, मॉलिक्यूलर टेस्ट में चाहिए, सेरोलॉजिकल टेस्ट में चाहिए लाइक एलिसा। तो ये पॉइंट भी ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट हो गई कि माइक्रोलीटर रेंज में वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड लेने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है और ट्रांसफ़र करने के लिए भी इक्विपमेंट है। एंड दूसरा पॉइंट, सेरोलॉजिकल टेस्ट में यूज़ होता है
वाइडल और फॉर मॉलिकुलर टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। टाइप्स होती हैं इसमें, तो जल्दी से देख लेते हैं। पहली टाइप है फिक्स्ड वॉल्यूम और एडजस्टेबल वॉल्यूम टाइप्स। या तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम आप रख सकते हो या फिर एक एडजस्टेबल वॉल्यूम हो सकती है। सिंगल चैनल और मल्टी चैनल होती है, एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। ठीक है, ये टाइप्स आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद है माइक्रो टाइटर प्लेट। ये भी फर्स्ट ईयर में दिखाया गया था। कहाँ पे? एलिसा वाले प्रोसेस में, बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो आइए देखते हैं। और पॉलीविनाइल और पॉलीकार्बोनेट। वाओ, ओके, पॉली तो सेम है, स्टीरीन याद रखिए, STYRENE, पॉलीस्टेरीन, पॉलीविनाइल एंड पॉलीकार्बोनेट। कार्बोनेट, विनाइल एंड स्टेरीन। इसमें ओवरऑल 96 वेल्स होती हैं, ठीक है, 96 वेल्स की होती है और यूजफुल एलिजा या फिर हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट के लिए यूज़ हो सकती है। तो पॉलीस्टेरीन, पॉलीविनाइल या फिर पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है ये प्लेट। 96 वेल्स होती हैं इसमें, एंड एलिजा या फिर हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट के लिए यूज़ हो सकती है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास मैकिन्टोश फील्डेज एनारोबिक जार। मैकिन्टोश फील्डेज एनारोबिक जार, वाओ, बड़ा नाम है। ओके, सो मैकिन्टोश फील्डेज एनारोबिक जार मेड अप ऑफ पॉलीविनाइल केस। पॉलीविनाइल वहाँ पे भी देखी थी हमने, कहाँ पे? जस्ट प्रीवियस वाले में, एंड यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो पॉलीविनाइल केस होती है, हैज़ एन इनलेट एंड आउटलेट फॉर गैस। एक इनलेट होगी, एक आउटलेट होगी, ठीक है। ये उस फिल्टर में भी देखी थी हमने। उसके बाद पैलेडियम और प्लैटिनम एक्ट्स एज कैटेलाइजिंग एजेंट। पैलेडियम या फिर प्लैटिनम एज अ कैटेलाइजिंग एजेंट इसमें यूज़ करा जाता है, एंड इट्स यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। नाम से ही पता चल रहा है एनारोबिक बैक्टीरिया जार है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगी इसमें, तो कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। सो पॉलीविनाइल केस बना होता है, पॉलीविनाइल से बना होता है, एंड पॉलीविनाइल केस प्रेजेंट होता है इसमें। एक इनलेट और एक आउटलेट प्रेजेंट होती है गैस के मूवमेंट्स के लिए। पैलेडियम या फिर प्लैटिनम कैटेलाइजिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया करा जाता है इसमें। हालांकि ये अब इतना यूज़ नहीं होता, इसका कुछ दूसरा मशीन बनाया गया है, डिवाइस बनाया गया है, तो ये अब उतना यूज़ नहीं होता हमारे लैब में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पैस्चर पिपेट। ये हमने फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री लैब में भी देखा है एंड यूज़ करा है। उससे पहले से ही हम यूज़ करते आ रहे हैं, इवन केमिस्ट्री लैब्स में भी हमने यूज़ करा है 11th-12th में। ओके, सो देखते हैं। ये एक सिंपल ग्लास पिपेट है जो कि कैपिलरी ट्यूब प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड इसमें हम फ्लूइड को ड्रॉ कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली ये माइक्रो पिपेट जैसा ही है, बट माइक्रो पिपेट माइक्रो लीटर्स में लेता है, एंड इसकी यूनिट कुछ और होगी, ml या फिर ml ही होगी, या फिर लीटर तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली। ओके, सो एक सिंपल ग्लास पिपेट है जो कि कैपिलरी ट्यूब प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड ये लिक्विड ड्रॉ करने के काम आता है। अब इसके पास एक रबर एंड होती है, ठीक है, और एक पॉइंटेड होती है जहाँ से ये वाटर को खींचेगा। सो इट इज़ यूज फॉर डिस्पेंस फ्लूइड्स डिस्पेंसरी में काम। ओके, सो यूज टू डिस्पेंस फ्लूइड्स, एंड मार्क नहीं होती है इस पर, जस्ट आपको रैंडमली फ्लूइड्स लेने होते हैं इसमें। तो सपोज़ आपको वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है कहीं पे, तो आप वाटर फिल कर लो इसमें, एंड देन इसको प्रेस करते ही ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरेगी, तो आप ड्रॉप काउंट कर सकते हो। उस तरह के किसी प्रोसेस में ये काम हो सकता है, बट मार्क नहीं होता है, तो आप ये अगर चाहो कि इसमें से मैं 5 ml वाटर ले लूँ या फिर 5 ml कोई फ्लूइड ले लूँ, तो वो नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टेराइल कॉटन स्वैब। ये तो हमने भाई कोविड के टाइम पे बहुत देखा है। ओके, सो हैज़ अ वुडन शाफ्ट। ये एक शाफ्ट है जो कि वुड का बना होता है, सो वुडन शाफ्ट एंड कॉटन टिप्स होती है, एक साइड इसकी कॉटन टिप होती है। सो ये एक वुडन शाफ्ट और एक कॉटन टिप, ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए। यूज़ किया है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन कलेक्ट करने में काम आता है, एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग में काम आता है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग में AST हमने जो पढ़ा था माइक्रो में, AST में, एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस में काम आता है। स्टेरिलाइज इन हॉट एयर अवन में इसको स्टेरिलाइज करते हैं। दिस इज़ द लास्ट वन इंस्ट्रूमेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि आई डोंट नो ये दिखने में थोड़ा यूनिक है, दैट्स वाई मुझे ये पसंद है। ओके, सो इसका नाम है स्लाइड कल्चर सेट। स्लाइड होती है, कल्चर होता है, एंड ये पूरा एक सेटअप है, तो सेट ऐसे याद कर सकते हैं, स्लाइड कल्चर सेट। सो इसमें ग्लास पेट्री डिस्क होती है, ये वाली, ये जो बड़ी सी पेट्री प्लेट दिख रही है, ये पेट्री डिश होती है। वी शेप्ड का ग्लास रॉड होता है, ये जो वी शेप का दिख रहा है ये, तो पेट्री प्लेट में पहले वी शेप का ग्लास रॉड रखा, उसके ऊपर से स्टेराइल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड रखी गई है, ये है स्टेराइल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ठीक है। उसके ऊपर स्टेराइल कवरिंग स्लिप होती है, कवर स्लिप, एंड स्टेराइल मॉइस्टेंड कॉटन टू परफॉर्म स्लाइड कल्चर फॉर रैपिड ग्रोइंग फंगस।
ये कहाँ पे काम आएगा? फंगस के लिए। तो फंगस के लिए हमें याद रखना पड़ेगा वो जो इनोकुलेशन स्पड था वो भी ऐसे मुड़ा हुआ था, एंड स्लाइड कल्चर सेट जो है वो भी, जिसमें ऐसे वी शेप बेंडिंग रॉड यूज़ हो रहा है, वो भी इज़ फॉर कल्चर फॉर रैपिडली ग्रोइंग फंगस। ठीक है, एग्जाम्पल इज एस्परजिलस। एस्परजिलस इज एक रैपिडली ग्रोइंग फंगस जो कि इस पर ग्रो कर सकते हैं स्लाइड कल्चर सेट पे। सो नाउ वी हैव कल्चर मीडिया। सो उसके पहले हम पहले ये देखेंगे। तो 3 तरह में, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड में होता है। ओ बाइफेजिक भी, ओके। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो लिक्विड होता है जिसमें अगार यूज़ नहीं होता, 0.2 to 0.5% अगार यूज़ होगा तो सेमी सॉलिड होगा। सॉलिड मीडिया होगी तो 1 से 2% यूज़ होगा अगार, एंड बाइफेजिक मीडिया। उसके बाद फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करें तो सिंपल और बेसिक मीडिया हो सकती है जिसमें पेप्टोन वाटर होता है, NaCl होता है। ठीक है, पेप्टोन प्लस वाटर प्लस NaCl यूज़ होता है। स्पेशल मीडिया, एनरिच मीडिया, वो ब्लड कल्चर, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार। एनरिचमेंट मीडिया, एनरिचमेंट ब्रोथ, यही है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, याद रखना। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं मेरे, इस बार CI में गड़बड़ कर दी थी मैंने, कोई बात नहीं, अब याद रह जाएगा मुझे। हाँ, सो एनरिचमेंट मीडिया या फिर एनरिचमेंट ब्रोथ आर सिमिलर, बट एनरिचमेंट मीडिया एंड एनरिच्ड मीडिया आर 2 डिफरेंट। ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ओके ओके, देन सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया एंड ट्रांसपोर्ट मीडिया। इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हमने माइक्रोबायोलॉजी बुक से पढ़ी थी। देन वी हैव ऑक्सीजन टेंशन मेंटेन्ड वाली पे, एरोबिक एंड एनारोबिक मीडिया। ओके, अब क्लासिफिकेशन पता चल गया तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सो येलो कैंडी की तरह है, न्यूट्रिएंट अगार, एक सिंपल सॉलिड मीडिया है, एक सिंपल सा सॉलिड मीडिया है। ठीक है, सॉलिड है यानी इसमें अगार होगा, तो एक बहुत ही सिंपल सा सॉलिड मीडिया है जिसमें बेसल, जिसका काम क्या है, बेस कैन बी यूज एज बेसल मीडिया फॉर ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। अब अगर तुम इसमें 5 to 10% शीप ब्लड डाल दो, जो स्टेराइल डिफिब्रिनेटेड शीप ब्लड डाल दो, तो ये ब्लड अगार बन जाएगा। और अगर इसमें तुम लाइसिस ऑफ RBC करके इसमें ब्लड डाल दो, भाई शीप ब्लड डाल दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा चॉकलेट अगार। सही है, बेसल मीडिया फॉर ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। पिगमेंट डेमोन्स्ट्रेशन इसमें कर सकते हो बिकॉज बैकग्राउंड देखो लाइट कलर है, सो पिगमेंट डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ईजिली कर सकोगे, ऐसा पॉइंट याद रख लो। देन यू हैव स्टडी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। अगर तुम्हें कॉलोनी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है कि बैक्टीरिया कौन सी कलर की कॉलोनी बनाता है, या फिर कॉलोनी किस तरह से बनाता है, या कुछ भी स्टडी करनी है कॉलोनी मॉर्फोलॉजी पे, तो ये कर सकते हो। फिर स्टेरोलॉजिकल टेस्ट एंड बायोकेमिकल टेस्ट करने के लिए भी ये अच्छी मीडिया मानी गई है। तो न्यूट्रिएंट अगार, सिंपल सॉलिड मीडिया, बेसल मीडिया फॉर ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। पिगमेंट डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी डन, स्टडी ऑफ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कैन बी डन, सेरोलॉजिकल टेस्ट एंड बायोकेमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं इस पर। नेक्स्ट इज ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। ये ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सेम है, कलर देखो, एक रेड है एक ब्राउन है। इसमें ब्लड डाला गया 5 to 10% शीप ब्लड डाला गया है, इसमें लाइसिस हो गई है RBC की, और उसके बाद ब्लड को ऐड करा गया। तो पहले लाइसिस ऑफ RBC करी गई, उसके बाद ब्लड को ऐड करा गया इसमें। ओके, सो ये भी एक काइंड ऑफ एनरिच मीडिया है, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। तो ये भी काइंड ऑफ एनरिच मीडिया है जिसमें कि 5% स्टेराइल डिफिब्रिनेटेड शीप ब्लड प्रेजेंट होता है। यूजेस क्या क्या है? आइसोलेशन ऑफ फास्टीडियस बैक्टीरिया, आइसोलेशन ऑफ फास्टीडियस बैक्टीरिया एंड टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी। आइसोलेशन ऑफ फास्टीडियस बैक्टीरिया एंड टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी। अब अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस एंड गामा हीमोलाइसिस, जो कि एक नॉन हीमोलाइज्ड सैंपल होता है, ये जस्ट एक मिसनोमर है जो कंफ्यूज पीपल। ओके, ईजी तो हमारे लाइफ में कुछ नहीं होता। ओके, अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस एंड गामा नॉन हीमोलाइसिस सैंपल्स। अब देखो, अल्फा हीमोलाइसिस किस में देखने को मिलेगा? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस। बीटा हीमोलाइसिस स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स। गामा नॉन हीमोलाइसिस एंटेरोकोकस फीकालिस। सो अल्फा हीमोलाइसिस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस, बीटा हीमोलाइसिस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, एंड फाइनली गामा नॉन हीमोलाइसिस एंटेरोकोकस फीकालिस। अब देखते हैं चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार में अगेन ये काइंड ऑफ एनरिच मीडिया है जिसमें कि लाइसिस ऑफ RBC होती है, रिलीजेस इंट्रासेल्युलर न्यूट्रिएंट्स एंड हीमोग्लोबिन, टेंथ फैक्टर एंड फिफ्थ फैक्टर इनटू द अगार। ठीक है, तो लाइसिस ऑफ RBC कर देते हैं ताकि इंट्रासेल्युलर न्यूट्रिएंट्स एंड हीमोग्लोबिन एक्सपोज हो जाए, एक्स फैक्टर बाहर मिले, एंड टेंथ फैक्टर एंड फिफ्थ फैक्टर बाहर आ जाए। ओके, यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ फास्टीडियस बैक्टीरियम और बैक्टीरिया। सो सेम, ये भी फास्टीडियस बैक्टीरिया के लिए था, ये भी फास्टीडियस बैक्टीरिया के लिए था। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि ब्लड अगार पे नहीं ग्रो कर सकते हैं, वो हम ग्रो करते हैं चॉकलेट अगार पे। सो एग्जाम्पल इज नाइसेरिया मेनिनजाइटिडिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नाइसेरिया मेनिनजाइटिडिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट वी हैव मैककॉर्न के अगार। मैककॉर्न के अगार कुछ पिंकिश कलर का है।
सो ये काइंड ऑफ डिफरेंशियल मीडिया है. सो ऑब्वियसली इसका काम क्या हो जाएगा, टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बाय इट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज लैक्टोज. सो इस मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है एंड उसको किस हिसाब से यूटिलाइज करेगा एक बैक्टीरिया, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये एक डिफरेंशियल मीडिया है जो कि लैक्टोज यूटिलाइजेशन बाय बैक्टीरिया के ऊपर डिफरेंशिएट कर देता है बैक्टीरियाज को. अब दो तरह के हो जाएंगे फिर तो, लैक्टोज फर्मेंटर्स जो कि लैक्टोज को फर्मेंट कर देंगे जैसे कि इकोला एंड क्लेप्सिला स्पीसीज, एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स जो कि सैल्मोनेला एंड शिजेला. नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स होंगे जो कि सैल्मोनेला एंड शिजेला स्पीसीज एग्जाम्पल्स हैं. तो फिर ये इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट कर देगा. तो इस कल्चर के ऊपर हमें ग्रो करने के. सो द नेक्स्ट वी हैव CLED मीडियम, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया. सो अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल मीडिया जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटिंग फ्रॉम नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज और कॉलोनीज. यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ यूरिन सैम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है, यूरिन सैम्पल को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया. एंड एज एन अल्टरनेटिव टू मैकॉन के अगार एंड ब्लड अगार. मैकॉन के अगार एंड ब्लड अगार के अलावा इसे यूरिन सैम्पल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करा जाता है. सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड कैंडिडा, सपोर्ट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड कैंडिडा का ग्रोथ. इसे यूज़ करते हैं फॉर यूरिन सैम्पल एज एन अल्टरनेटिव टू मैकॉनके एंड ब्लड अगार. एंड डिफरेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटिंग फ्रॉम नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज में. एंड डिफरेंशियल मीडिया है कौन सा, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया. अगर यहाँ पे कुछ ब्लूइश ग्रीनिश दिख रहा है, सी ब्लू सी ग्रीन समथिंग. ओके, नाउ वी हैव पेप्टोन वाटर, दिस इज अ बेसल मीडिया. ओके, कंपोजिशन में पेप्टोन इज़ 1%, NaCl इज़ 0.5% एंड देयर इज़ डिस्टिल वाटर 100 ml अराउंड. यहाँ पे ये येलो लाइट येलोइश लिक्विड जो है ये पेप्टोन वाटर है. यूजेस क्या क्या है, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट करने में काम आता है, इंडोल टेस्ट करने में काम आता है, इनोकुलेशन फॉर चेकिंग मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया. डन. नेक्स्ट वी हैव थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ये भी येलो है बट ये थोड़ी सी डार्क येलो है. पेप्टोन वाटर जो है वो बहुत ही लाइट येलोइश कलर है, ये डार्क येलोइश कलर है. थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ब्रॉथ है यानी कि लिक्विड मीडिया है और ये एक एनारोबिक मीडिया है. ठीक है, सो ब्रॉथ है तो इसलिए लिक्विड हो गया एंड ये एनारोबिक मीडिया है. ओके, फिर नेक्स्ट इज यूज़ कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स. अब ये क्योंकि एनारोबिक मीडिया है तो एनारोब्स ग्रो कर सकते हैं इसमें, सो कल्टीवेशन का काम आ सकता है ये. एंड ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं एनारोब्स की. ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इसमें ग्रो नहीं करेगा, हम इसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो थायोग्लाइकोलेट का दो काम हो गया, कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनारोब्स, जो कि है एक लिक्विड एनारोबिक मीडिया. डन. नेक्स्ट वी हैव रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. तो रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट मीडिया ये अगेन एक एनारोबिक मीडिया है. थायोग्लाइकोलेट ऑल्सो एंड रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया ऑल्सो इज एन एनारोबिक मीडिया, जिसका यूज़ क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक बैक्टीरिया ऑब्वियसली क्योंकि एनारोबिक मीडिया में. एंड डिटेक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक, तो इसमें क्या होता है, मीट पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो ये डिटेक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंड सैक्रोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ क्लॉस्ट्रिडिया स्पीसीज यूज्ड एज एन एनारोबिक ट्रांसपोर्ट मीडिया. ये पॉइंट एंड ये पॉइंट सेम हो गया, ये पॉइंट भी सेम हो गया थायोग्लाइकोलेट का और इसका. इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक, जो कि ब्लैक कलर का होता है ऑफ मीट पार्टिकल्स. अगर ब्लैक कलर के हो गए तो वो प्रोटियोलाइटिक प्रेजेंट दिखाते हैं कि प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट. एंड अगर वो रेड कलर का हो गया तो सेक्यूरोलाइटिक बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये जो मीट पार्टिकल्स है अगर ये ब्लैक कलर के हो गए तो प्रोटियोलाइटिक, और अगर रेड हो गए तो सेक्यूरोलाइटिक बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द एनारोबिक मीडियम. ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वी हैव ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ. ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ ये काइंड ऑफ एनरिच मीडिया है. एनरिच मीडिया के और एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा तुम्हारा, ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार. यूज फॉर ब्लड कल्चर, तो ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ में जो कि ऐसी दिखती है, इसमें हमारी ब्लड कल्चर की जाती है. ठीक है, ब्लड टू ब्रॉथ रेशियो इज़ 1:10. ब्लड टू ब्रॉथ रेशियो जो होगी वो 1:10 होगी. एंड बॉटल्स आर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेट कर देंगे 1:10 के रेशियो में. फॉर ब्लड कल्चर ये यूज़ होती है और ये एक एनरिच मीडिया का एग्जाम्पल है. सब कल्चर्स आर डन ऑन सॉलिड मीडिया टू लुक फॉर द ग्रोथ. इसमें एक बार हमने इंक्यूबेट कर दिया, उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने इसको इंक्यूबेट करा, उसके बाद हम इसका सब कल्चर करेंगे, यानी कि इसमें से थोड़ा सा बैक्टीरिया निकाल के उसको अलग से सॉलिड मीडिया पे कल्चर करेंगे. क्यों करेंगे, सब कल्चर क्यों करेंगे, ताकि हमें ग्रोथ का प्रेजेंस है या एब्सेंस है वो दिखने मिल जाए. ओके, सो नेक्स्ट वन इज लोएनस्टेन जेनसेन मीडिया विच इज़ अ सिलेक्टिव मीडिया. एंड इस बार ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था 3 मार्कर. एंड इट्स माई फेवरेट बिकॉज इसका कलर मुझे बहुत क्यूट लगता है. ओके, सो लोएनस्टेन जेनसेन मीडिया
is a selective medium which is used for isolation of Mycobacterium tuberculosis, and for isolation of Nocardia species. So ये एक selective media है जो कि isolation for Mycobacterium tuberculosis and Nocardia species को करने में help करता है, ठीक है. Okay, so our next point is sterilized by inspissation at 80 to 85 degrees Celsius for 30 minutes on 3 consecutive days. So इसको अगर हम 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे थिक करने की कोशिश करेंगे फॉर 30 मिनट्स ऑन 3 consecutive days, we can sterilize it. Okay, next is our Loeffler's serum slope. Loeffler's serum slope. So ये एक प्रकार का enriched medium है जो कि सीरम से बना हुआ है. ओके, सो enriched medium जिसमें कि हमने जो नॉर्मल मीडिया बनाते हैं उसमें हमने सीरम ऐड कर दिया, तो नाम से पता चल रहा है लॉफलर सीरम स्लोप यानी कि सीरम ऐड किया हुआ है. स्टेरिलाइज्ड बाय इंस्पिसेशन सेम ही है, बस इसमें मेथड दिया हुआ है कि 80 to 85 डिग्री रखना है, इसमें नहीं दिया है कुछ भी. देन यूज फॉर द आइसोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया. नेक्स्ट वन वी हैव सेलेनाइट एफ ब्रोथ. सो अगेन ब्रॉथ है तो लिक्विड, सो लिक्विड में एनरिचमेंट मीडिया या फिर एनरिचमेंट ब्रॉथ. स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीमिंग फॉर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स. 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको 20 मिनट्स के लिए अगर हम रख देंगे स्टीम होने के लिए तो स्टेरिलाइज हो जाएगा. व्हाट इज़ द यूज़, पहले तो हम ये देख लेते हैं. तो पेप्टोन वाटर क्या था, लाइट येलो था, एक बार मैं दिखा देती हूँ. ये था पेप्टोन वाटर, ठीक है, पेप्टोन वाटर लाइट येलो. ये है आपका एक ऑरेंज ब्राउनिश कलर है, एक येलो कलर है. और एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकती है ये, ठीक है, ये इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं कुछ तो, ठीक है, तो ये रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया है. ये येलो है तो ये है आपका थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ठीक है, और ऐसी बॉटल में है और येलो है तो ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ. इमेजेस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बट रखना पड़ेगा. यूज़ आइसोलेशन ऑफ शिजेला स्पीशीज़ एंड सैल्मोनेला स्पीसीज़ फ्रॉम फीकल स्पेसिमेंट्स. ओके, तो फीकल स्पेसिमेंट से या फिर स्टूल्स कह सकते हैं, स्टूल से आइसोलेट करेंगे शिजेला एंड सैल्मोनेला, किसमें, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ में, जो कि है एक एनरिचमेंट मीडियम. ओके, एंड नेक्स्ट इज कैन यूज एज ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर फीकल पैथोजेंस लाइक सैल्मोनेला एंड शिजेला. ठीक है, इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं हम स्टूल से एंड देन ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह यूज़ भी कर सकते हैं इन दोनों बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो ये यहाँ तक हमने कर लिया. नेक्स्ट वी हैव सेरेशिया ऑन न्यूट्रिएंट अगार. ठीक है, सेरेशिया ऑन न्यूट्रिएंट अगार. सो ये रेड कॉलोनीज ऑफ सेरेशिया है एंड ये येलोइश, हल्का येलोइश जो है वो न्यूट्रिएंट मीडिया है. ओके, सो रेड कलर्ड कॉलोनीज ड्यू टू अ नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट. सो एक नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट है जिसके कारण यहाँ पर रेड कलर हो गया कॉलोनीज में. उस पिगमेंट जो भी पिगमेंट बना है उसका नाम क्या है, प्रोडिजियोसिन. ठीक है, तो सेरेशिया में क्या हुआ है, इसको ग्रोथ तो करा है लेकिन यहाँ पे एक नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट है जिसके कारण कॉलोनीज को रेड कलर मिल गया है. उस पिगमेंट प्रोड्यूस्ड का नाम क्या है, प्रोडिजियोसिन. नेक्स्ट वी हैव स्यूडोमोनाज ऑन न्यूट्रिएंट अगार. सो अगेन ये न्यूट्रिएंट अगार ही है बट इस पर स्यूडोमोनाज ग्रो करे गए हैं. आइए पढ़ते हैं. तो मीडियम, ठीक है, इरेगुलर फ्लैट कॉलोनीज, medium irregular flat colonies with a metallic sheen and bluish green pigment diffusing into the surrounding medium. यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉलोनी से ये डिफ्यूज़ करा जा रहा है. यहाँ पे देखिए नॉन डिफ्यूजिबल था तो यहाँ पे कोई भी रेडिश कलर डिफ्यूज़ नहीं हुआ है मीडियम में, बट यहाँ पे हो रहा है ब्लूइश ग्रीनिश कलर. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ब्लूइश ग्रीनिश पिगमेंट बन रहा है वो डिफ्यूज़ हो रहा है इनटू द सराउंडिंग मीडियम. यहाँ पे देखो ये डिफ्यूज़ हो रहा है. ठीक है, उसके बाद द पिगमेंट प्रोड्यूस्ड इज पायोसाइनिन पिगमेंट बन रहा है जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है. अदर पिगमेंट्स जो कि बनते हैं पायोवेरिडिन विच इज़ ग्रीन येलो, पायोमेलानिन ब्राउन ब्लैक, पायोरूबिन रेड ब्लैक. ये याद करना पड़ेगा. पायोवेरिडिन ग्रीन येलो, पायोमेलानिन ब्राउन ब्लैक, पायोरूबिन रेड ब्लैक. पायोवेरिडिन ग्रीन येलो, पायोमेलानिन ब्राउन ब्लैक, पायोरूबिन रेड ब्लैक. नेक्स्ट वी हैव अगेन द मैकॉन के अगार विथ लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज. तो यही आपका मैकॉन के अगार था. मैकॉन के अगार अगर मैं दिखाऊँ, ये है देखो पिंक कलर. ओके, सो मैकॉन के अगार में अब क्या हुआ है कि लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज ग्रो कर रही है. तो लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज पिंक कलर ले लेंगी. तो पिंक कलर कॉलोनीज ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन हो रहा है जिसके कारण पिंक कलर कॉलोनीज दिखने मिल रही है. एंड देन इंडिकेशन क्या है, न्यूट्रल रेड. एग्जाम्पल्स एस्क्रीशिया कोलाई एंड क्लेप्सिला न्यूमोनिया. Similarly, we have non-fermenting wala also.
सो मैकॉन के अगार विथ नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, यहाँ पे देखो ये येलो का येलो ही है, पिंकिश कलर नहीं है। सो एपियर्स पेल और कलरलेस, या तो कलरलेस बोल दो या तो येलो बोल दो। एग्जाम्पल में ये 3 एग्जाम्पल्स है, सैल्मोनेला टाइफी, शिजेला डिसेंट्रियाई एंड प्रोटियस मिराबिलिस। वहाँ पे क्या कौन कौन सी थी, वहाँ पे थी आपकी एस्क्रीशा कोलाई एंड क्लिप्सिला निमोनिया। यहाँ पे कौन कौन सी है, यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी, शिजेला डिसेंट्रिया एंड प्रोटियस मिराबिलिस। नेक्स्ट यहाँ पे अब दोनों ही साथ में आ गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैकॉन के अगर विथ लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज। तो यहाँ पे लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज पिंक कलर में अपीयर होंगी, सेम एग्जाम्पल्स लिखना है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज कलरलेस अपीयर होंगी एंड एग्जाम्पल्स लिख देने हैं 2। ओके, सो दिस वन इज बीटा हीमोलाइसिस। सो ब्लड अगार विथ बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज। एग्जाम्पल बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स, हमने वहाँ पे जो पढ़ा था ब्लड अगार में, ठीक है। तो बीटा हीमोलाइसिस इज सीन एज अ क्लियर जोन अराउंड द कॉलोनीज ड्यू टू कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसी। सो अल्फा में पार्शियल हीमोलाइसिस होगा, बीटा में कंप्लीट हीमोलाइसिस होगी एंड गामा में नो हीमोलाइसिस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीटा हीमोलाइसिस हुई है, कंप्लीट हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है, क्लियर जोन बना है अराउंड द कॉलोनीज। कंप्लीट बीटा हीमोलाइसिस हुई है जिसके कारण यहाँ पे जोन क्लियरली विजिबल है। एग्जाम्पल्स के लिए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो कि वहाँ पे पढ़ा था, विरिडांस वॉज फॉर अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस के लिए पायोजीन्स, एंड एंटेरोकोकस वाला था फॉर गामा नॉन हीमोलाइसिस। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लड अगार। अब बायोकेमिकल टेस्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो।